नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी कि मेरी यह कहानियाँ कुछ समय के अंतराल के बाद आप सबके समक्ष आ पाई हैं। उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। किसी कारणवश मैं कुछ समय से आपको कहानियाँ नहीं दे पा रही थी। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष प्रेरणा से भरी कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये पूरी कहानी। शहर का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम, जिसका नाम निवास है, जहाँ बहुत से वृद्ध जन रहते हैं। उनमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। सभी हंसी खुशी उस आश्रम में रहते हैं। किसी वृद्ध महिला को उसकी बहू ने घर से निकाल दिया है तो किसी के पास अपने बुजुर्ग पिता के लिए समय ही नहीं है। इसलिए उसने अपने पिता को इस वृद्धाश्रम में रखा है। किसी के बच्चे विदेश जाकर बस गए हैं तो कोई निसंतान है। उस आश्रम में रहने के सबके अपने अपने कारण हैं। वो आश्रम सालों पहले प्रतिमा चाची ने खोला था। अब प्रतिमा चाची लगभग 80 वर्ष की हो चुकी हैं और वे काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थीं। अब उन्हें आस नहीं है कि वे और ज़्यादा जी पाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने गोद लिए बेटे को अपने पास बुलाकर लरजती आवाज़ में कहा कि नील बेटा, लगता है भगवान का बुलावा आ गया है। ऐसा करो, तुम दीपेंद्र जी को फ़ोन करके बुला लो। आखिरी बार उनके दर्शन हो जाते तो अच्छा रहता। मरते वक्त कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। नील ने कहा, जी चाची जी, अभी बुला लेता हूँ उन्हें। और ऐसा कहकर नील ने दीपेंद्र जी को फ़ोन लगाया। दीपेंद्र जी मोबाइल फ़ोन से सदैव दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि मोबाइल संभालना उन्हें झंझट का काम लगता था। इसलिए उन्होंने अपने घर पर लैंडलाइन वाला फ़ोन लगवा रखा था। इतने बड़े घर में वे अपने नौकर प्रवेश के साथ अकेले ही रहते थे। वे प्रतिमा चाची से यही कोई 1-2 साल ही बड़े होंगे। उनका प्रतिमा चाची के साथ क्या रिश्ता है वे खुद भी नहीं जानते थे। बस उन दोनों का बेनाम सा रिश्ता सालों से यूं ही चलता आ रहा था। उनके रिश्ते में इतनी पवित्रता है कि अगर उस रिश्ते को कोई नाम दे दिया जाता तो उस रिश्ते की पवित्रता शायद नष्ट ही हो जाती। कहते हैं ना कि जिन रिश्तों का नाम नहीं होता वे रिश्ते ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि दिलों से बने रिश्तों की कोई मंजिल नहीं होती। बस उसमें एक ठहराव होता है जो वक्त के साथ वहीं ठहर जाता है जहां उसे ठहरना चाहिए था। दीपेंद्र जी के घर में के टेलीफोन की घंटी बजी। उस समय दीपेंद्र जी घर पर नहीं थे। वे शाम की वॉक के लिए पार्क गए हुए थे। फ़ोन उनके नौकर प्रवेश ने ही उठाया था और नील की बात सुनकर बोला, ठीक है नील भैया, साहब तो अभी घर पर नहीं है, पर जैसे ही आ जाएंगे मैं उनको बता दूंगा कि आपका फ़ोन आया था। प्रवेश ने जवाब दिया कि ठीक है, याद से कह देना, भूलना मत, क्योंकि बहुत ज़रूरी बात करनी है। नील ने कहा, हाँ जी, हाँ हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए,
मैं उनसे बता दूंगा, प्रवेश ने कहा। फिर नील ने फ़ोन रख दिया और जब दीपेंद्र जी घर लौटे तो प्रवेश ने उन्हें नील का संदेश दिया और बोला कि साहब, आप उन्हें फ़ोन कर लें क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर दीपेंद्र जी ने तुरंत ही नील को फ़ोन लगाकर पूछा कि बेटा, बात क्या है। और तब नील ने उनसे कहा कि अंकल, आपको यहाँ फ़ौरन ही आना होगा क्योंकि प्रतिमा चाची की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। वे कह रही थी कि आपसे आखिरी बार मिलना चाहती हैं। नील की बात सुनकर दीपेंद्र जी ने प्रवेश से कहा कि बेटा प्रवेश, जल्दी से सामान बांध दो, हमें फ़ौरन ही निकलना होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं मालिक? प्रवेश ने पूछा। दीपेंद्र जी ने उसे बताया कि बेटा, हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं और वो भी अभी का अभी। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों साहब? क्या बात क्या है? सब ठीक तो है? प्रवेश ने पूछा। सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता प्रवेश, जैसा कहा है वैसा करो, दीपेंद्र जी ने कहा। ठीक है साहब, तो मैं जाकर सामान बांधता हूँ। और ऐसा कहकर प्रवेश सामान बांधने लगा। कुछ ही देर में दीपेंद्र जी ने एक टैक्सी बुलाई और चल पड़े स्टेशन की ओर। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीदा और जा बैठे ट्रेन में। बाद में टीटी से कहकर और उसे कुछ रुपए देकर उन्होंने रिजर्वेशन वाले कंपार्टमेंट में 2 सीटें बुक करवा ली। अभी शाम हुई थी, रात ज़्यादा नहीं गहराई थी और किसी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो उन्होंने प्रवेश से थोड़ा भोजन पैक करवा कर लाने के लिए कहा। प्रवेश तुरंत ही खाना पैक करवा कर ले आया और फिर उन्होंने प्रवेश को अपने बगल में बैठाकर कहा, देख बेटा, मैं तो अब कलकत्ते में ही रहूँगा, इसलिए तू अब गांव लौट जाना और मेरे गांव वाला घर और ज़मीन जो है ना, वो मैंने तेरे नाम कर दिया है। उसके कागजात भी मैंने इस बैग में डाल दिया है और शहर वाला घर मैंने वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। उसके पेपर भी इसी बैग में है। यह सुनते ही प्रवेश ने आश्चर्य से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप साहब? जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दीपेंद्र जी ने कहा, बस, तूने मेरी बहुत सेवा कर ली बेटा। अब मैं यहीं रहूंगा और तू अपने परिवार के पास गांव में रहेगा, समझा? अब जिद मत कर और मेरी बात मान। प्रवेश ने कहा कि ये सब आप ठीक नहीं कर रहे हैं साहब। मैं तुझे आज़ाद कर रहा हूँ और तू रो रहा है पगले। चल, अब दुखी मत हो, खुद भी खाना खा ले और मुझे भी खिला, बहुत भूख लगी है। दीपेंद्र जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा और फिर प्रवेश ने पैक किया हुआ खाना खोलकर दीपेंद्र जी के सामने रख दिया। फिर दोनों खाना खाने में व्यस्त हो गए। खाना खाने के बाद दीपेंद्र जी ने कहा, सुन, ये जो ट्रेन है ना, ये सुबह 5 बजे ही कलकत्ता पहुंच जाएगी, तो सोते ही मत रह जाना। जी साहब, प्रवेश ने कहा और फिर दोनों अपनी सीट पर जाकर सो गए। भोर होते ही लगभग 5 बजे ट्रेन कलकत्ता स्टेशन पर पहुंच गई और दोनों ने वृद्धाश्रम जाने के लिए टैक्सी पकड़ ली।
थोड़ी ही देर में दोनों वृद्धाश्रम पहुंच गए। इधर नील उनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और जैसे ही दीपेंद्र जी पहुंचे तो नील उनसे बोला कि आप तुरंत ही प्रतिमा चाची के पास चलिए, क्योंकि वो आपका ही इंतजार कर रही हैं। और फिर दीपेंद्र जी प्रतिमा चाची के पास पहुंचकर बोले, कैसी हो प्रतिमा? उन्होंने जवाब दिया कि आखिरी सांसें गिन रही थी और आपका ही इंतजार था दीपेंद्र जी। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? दीपेंद्र जी ने कहा। जाना तो नहीं चाहती, लेकिन जाना पड़ेगा। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी है, प्रतिमा ने कहा। और फिर कुछ देर बाद प्रतिमा के सांसों की माला टूटी और पल भर में वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गई। दीपेंद्र जी ने एक बार प्रतिमा चाची को पुकारा, प्रतिमा, ओ प्रतिमा। और जब वो कुछ नहीं बोली तो वे बाहर आकर नील से बोले कि बेटा नील, तुम्हारी प्रतिमा चाची अब इस संसार से मुक्त हो चुकी है। और ऐसा कहकर वो वहीं पर पड़ी बेंच पर बेसुध होकर बैठ गए कि तभी उनके पास प्रवेश आया और बोला कि साहब, मन भारी मत कीजिए, जाने वाले को कौन रोक सकता है भला? लेकिन दीपेंद्र जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब प्रवेश को लगा कि शायद साहब बहुत ज्यादा दुखी हैं, इसीलिए उसने उन्हें हिलाकर कहा कि साहब, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। और उसी समय दीपेंद्र जी की गर्दन एक ओर लटक गई। यह देखकर प्रवेश बुरी तरह डर गया और उसने चिल्लाकर कहा, नील भैया, नील भैया, जरा डॉक्टर को तो बुलाइए, न जाने मेरे साहब को क्या हो गया। फिर डॉक्टर आए और उन्होंने जब दीपेंद्र जी का चेकअप किया तो वे बोले कि बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अब ये नहीं रहे। ये सुनकर प्रवेश जोर जोर से रोने लग गया और उस दिन 2 लोगों का दाह संस्कार हुआ। वृद्धाश्रम के सभी लोग दुख में डूबे हुए थे, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। इंसान हमेशा के लिए शोक मनाकर भी तो नहीं बैठ सकता। आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। और फिर दोनों जनों की 13वीं के बाद प्रवेश ने दीपेंद्र जी का बैग खोलकर कागजात निकाले और नील को दिखाते हुए बोला कि ये मेरे साहब की वसीयत है, भला पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है। क्योंकि मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। तब नील ने वसीयत पढ़ी और उस वसीयत में वही सब लिखा था जो दीपेंद्र जी ने ट्रेन में प्रवेश को बताया था। मतलब कि उन्हें पहले से ऐसा एहसास हो चुका था, इसलिए उन्होंने पहले से ही वसीयत बनवा ली थी। फिर उस रात प्रवेश ने नील की बात करते हुए कहा कि नील भैया, आप मुझे बताएं कि आपकी ये प्रतिमा चाची और मेरे मालिक के बीच का क्या रिश्ता था। नील ने कहा कि जज्बाती, बेनाम और पाक सा रिश्ता जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों,
यदि आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें, तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट्स मेरा रिवार्ड है दोस्तों। आपके कमेंट्स करने से मेरा उत्साहवर्धन होता है और जिससे मैं और उत्साहित होकर आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके अवश्य बताया करें, जिससे कि मैं आपके मनपसंद कहानी लेकर ही उपस्थित हो पाऊँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में आप अपना और जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। दोस्तों, एक विनम्र अनुरोध है कि आप मेरी कहानियों को अंत तक अवश्य सुना करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।